हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग जो अपना एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 12 में है। अगर आप किसी टॉपिक पर आप हमें चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप हमें इस पर कमेंट बॉक्स में या तो आप लिख सकते हैं या आप इस मेल आईडी पर आप हमें मेल करिए, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। या फिर अगर आप कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम था कि वो पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे इन्वेजन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से कौन कौन डायनेस्टी आता है और भारत पर रूल करता है। दूसरा, कुशान्स के बारे में पढ़ेंगे और इनका रोल बिहार में क्या रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक रुद्रमान वन के बारे में पढ़ेंगे। रुद्रमान वन साका रूलर हैं और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है और इस टॉपिक से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र यही टॉपिक है साका वाला सेगमेंट का जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग रिलेट करके पढ़ लेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसको लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट लेंगे। एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। नेट पर मत सर्च करिए, कॉमन सेंस लगाइएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 38वां बीपीएससी में पूछे गए हैं, 2018 वाले में पूछा गया है। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मौर्यन साम्राज्य को देखते हैं तो मौर्यन साम्राज्य तो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। मौर्यन साम्राज्य के जाने के बाद उसके जब वो कमज़ोर पड़ता है तो आपके पास देखते हैं कि शुंग डायनेस्टी आता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फिर वसुदेव कानव डायनेस्टी का एस्टेब्लिश करते हैं। उसका लास्ट रूलर सुशर्मा होता है और उस सुशर्मा को किल करके शतवाहंस आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद नॉर्थ इंडिया का जो फ्लो रहा है वो शुंग हैं, कानव हैं, कुशान्स हैं और साउथ में शतवाहंस रूल कर रहा है। अभी मत ध्यान दीजिए, याद रखिए कि नॉर्थ इंडिया में यही फ्लो चल रहा है। अब देखिए कैसे क्या फ्लो हो रहा है। सॉरी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो पोस्ट मौर्यन रूल के समय पहले शुंग हैं, उसके बाद कानव डायनेस्टी आता है और हमने बताया कि कानव डायनेस्टी का एक रूलर है सुशर्मा, जिसको किल कौन करेगा? आंध्राज किल करेंगे। ये वही आंध्राज हैं जिसको आप शतवाहंस बोलते हैं। पर शतवाहंस बेसिकली रूल कहाँ कर रहे हैं? शतवाहंस महाराष्ट्र में रूल कर रहे हैं, तेलंगाना में रूल कर रहे हैं, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में रूल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शतवाहंस रूल कर रहे हैं, जिसको आप आंध्राज कहते हैं, ये डेक्कन वाला एरिया से रूल कर रहे हैं और इनका कैपिटल कहाँ रह रहा है? अमरावती को बेस बना के रूल कर रहे हैं। ये जो शतवाहंस हैं, यहां पर जो रूलर है बिहार में, जो नॉर्थ इंडिया का रूलर है, जो वसुदेव कानव वाला डायनेस्टी का कानव डायनेस्टी है, उसको किल करेंगे। पर इनका सेंटर ऑफ फोकस आप देखेंगे कि साउथ इंडिया ही रहेगा। इस पीरियड के बाद ये इसको किल करके फिर वापस चले जाएंगे। यहाँ पर एक वैकम होगा और उस वैकम को देखेंगे कि शुंग के बाद आता है कानव डायनेस्टी और कानव के बाद आ जाएंगे कुषाण डायनेस्टी। मतलब कुषाण नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा है और उसी समय साउथ इंडिया में शतवाहंस या आंध्राज रूल कर रहे हैं। हम अपने स्टडी पर्पस के लिए, आप डेट पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा, हम स्टडी पर्पस के लिए डिवाइड कर रहे हैं कि 1 से 300 एडी। कोई एग्जैक्ट डेट पे चला जाए कि सर उतना तक तो एडी में रहा ही नहीं है कुषाण, बिल्कुल मत जाइए, आसपास के लिए है, हम स्टडी के लिए ले रहे हैं। 1 से 300 एडी के बीच में आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा है? कुशान्स रूल कर रहे हैं। उसी समय साउथ इंडिया में तेलंगाना अमरावती वाला जो बेल्ट है वहां पर सतवाहनाज रूल कर रहे हैं। पहला चीज तो हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए, इस पीरियड में हम ये मान के चल रहे हैं और यही हो रहा है। डेट पर बहुत फोकस मत करिएगा। 300 से 550 एडी के बीच में गुप्ता पीरियड रूल करेगा। गुप्ता पीरियड में देयर विल बी नो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पूरा देश में गुप्ता रूल कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट में गुप्ता रूल कर रहे हैं। ठीक है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो चीज कितना सत्य है कितना असत्य है। कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरा इंडिया में रूल कर रहा है,
पोस्ट मौर्यन पीरियड में देखें तो दो मेजर डायनेस्टी रूल कर रहे हैं। नॉर्थ में कुशांस रूल कर रहे हैं, साउथ में सातवाहंस रूल कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट का इन्वेजन बेसिकली आपका चला है, तो वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। बेसिकली सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, बैक्टीरिया से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं। सबसे पहले भारत में इन्वेड करने वाले जो लोग आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, ये ईस्ट है, ये इधर वाला साउथ है और ये वाला वेस्ट है। तो अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से कौन आया है सबसे पहले? तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से अगर जो सबसे पहले भारत में आ रहे हैं उनका नाम है इंडो ग्रीक्स आते हैं। 2 नंबर पे कौन आता है? साकाज आते हैं या सीरियंस आते हैं। 3 नंबर पे पार्थियंस भारत में आएंगे और 4 नंबर पे कुशांस भारत में आएंगे। इस पूरे फ्लो को आप याद रखिएगा। कुशांस चौथे नंबर पे आ रहे हैं। जो कुशांस हैं ये किस ट्राइब के रहने वाले हैं? किस ट्राइब के हैं? इनका ट्राइब का नाम है योची ट्राइब। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि योची ट्राइब के हैं। अब साकाज और सीरियंस वगैरह हमने आपको ये बताया कि ये सब कहाँ के रहने वाले हैं। बेसिकली आप देखें तो सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह साइड के रहने वाले हैं, वहाँ के नोमैडिक लोग हैं। अभी भी आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक यूनिट है, जिस तरह से खाप पंचायत है उस तरह का वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। चिफ्टियंस हैं और एक प्रोविंस के वो सब मालिक हैं, नोमैडिक लोग थे और वही भारत में इन्वेड कर रहे हैं। अब हम लोगों को एक चीज़ ये देखिए, जब कुशांस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, जो सबसे महत्वपूर्ण रूलर जिसको हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क का कोरोनेशन कब होता है? मतलब राजगद्दी पर कनिष्क कब आते हैं? 78 एडी में आते हैं। और ये जो 78 एडी जब इनका कोरोनेशन होता है, इसको हम लोग शाक संवत भी बोलते हैं। भारत सरकार शाक संवत फॉलो करती है और इसी शाक संवत का जो पहला महीना होता है उसका नाम है चैत्र। अगर आप गाँव में रहते होंगे तो आदमी बोलता है चैत बैसाख, ऐसे करके होता है, वहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं चलता है। तो चैत्र पहला महीना है। शाक संवत भारत सरकार फॉलो करती है और 78 एडी में जब कनिष्क का कोरोनेशन होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उसी को शाक संवत माना जाता है। अब हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। देखिए, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो हम लोग कुछ फैक्ट के लिए तैयार होना चाहिए। हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री हिस्टोरियन के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम के रूप में पढ़ रहे हैं। जो इंडो ग्रीक के बारे में अगर हम देख रहे हैं कि पहले इंडो ग्रीक आ रहे हैं, इंडो ग्रीक का जो एक रूलर है इस रूलर का नाम है डेरियस वन। जो डेरियस वन है ये 522 से लेके 486 बीसी के बीच में है। ये डेरियस वन वाज द फर्स्ट रूलर, ही वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, फैक्ट है, प्रीलिम्स में हमसे पूछा जा सकता है। द फर्स्ट पीपल टू इन्वेड इंडिया वेर द इंडो ग्रीक, एंड उसमें भी पहला आदमी कौन है? वो है डेरियस वन, जो पहला आदमी है जो भारत को इन्वेड करता है। दूसरा बात, एक रूलर है जिसका नाम है स्ट्रैटो सेकंड। ये जो स्ट्रैटो सेकंड है, ये ही वॉज द फर्स्ट टू इशू, ही इज ऑल्सो अ इंडो ग्रीक रूलर, ही वॉज फर्स्ट टू इशू द लेड क्वाइंस। ठीक है, इंडो ग्रीक हमारा खत्म हो गया, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं पूछेगा। फैक्ट वाला पोर्शन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। स्ट्रैटो 2 एक रूलर है जो बहुत ज़्यादा लेड कॉइंस इशू करता है। अब हम लोग कुशांस के बारे में पढ़िए। जब कुशांस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कुशान योची ट्राइब के रहने वाले हैं, योची ट्राइब के हैं। ये रूल कहाँ से कर रहे हैं? इनका कैपिटल है पुरुषपुरा। अभी तक कहाँ कैपिटल रह रहा था? पाटलिपुत्र। पुरुषपुरा इज प्रेजेंट डे पेशावर। ठीक है, पेशावर जो उस समय पाकिस्तान अपना पार्ट रहा है, पुरुषपुरा से रूल कर रहे हैं। और ये जो कुशान रूलर्स हैं ना, आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा बड़ा टाइटल लेंगे, बड़ा बड़ा टाइटल। ये कॉपी किसको कर रहे हैं? ये चाइनीज जो उस समय रूलर रहते थे, तो आप देखेंगे कि चाइनीज रूलर अपने आप को बहुत बड़ा टाइटल लेता था। तो ये जो कुशांस रूलर हैं ये भी बहुत बड़ा बड़ा टाइटल लेते हैं। इनका एक रूलर हैं जिसका नाम है बीमा कैडिफेसिस। ये जो बीमा कैडिफेसिस हैं अपना जो टाइटल लेंगे उसका नाम है महेश्वर। आप कनिष्क के बारे में अगर देखें तो बीमा कैडिफेसिस का बेटा है, उसका नाम है कनिष्क।
कनिष्क जो टाइटल लेंगे ये भी बहुत ही ग्रैंड इलोक्वेंट टाइटल ये सब लेते हैं। तो जैसे ये महेश्वर टाइटल लिए, तो उसी तरह से कनिष्क को आप देखेंगे कि कनिष्क भी बहुत बड़ा बड़ा टाइटल लेते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जैसे ये टाइटल लेंगे सन ऑफ गॉड, इसको कहते हैं देवपुत्र, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा बड़ा टाइटल ले रहे हैं। तो ये सब एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप बनाने की स्थिति में होने चाहिए। अब देखिए, जो कनिष्क है ये बहुत ही प्रतापी राजा हैं। कनिष्क जो धर्म को फॉलो करते हैं वो बुद्धिज्म होता है, और बुद्धिज्म में भी आपको पता है कि महायाना और हिनायाना फॉर्म है। ये महायाना फॉर्म को फॉलो करते हैं और ये बुद्धिज्म को इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि ही इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज सेकंड अशोक। आप अगर ध्यान से देखें तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है, और जो उस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के डेप्यूटी होते हैं वो हैं अश्वघोष। ये बुद्धिज्म में पूरा खो जाते हैं, इसलिए इनको सेकंड अशोक भी कहा जाता है। और यह प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है देखने के लिए। अगर आप कनिष्क के बारे में देखें तो कनिष्क के समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर खूब फ्लोरिश किया है, लिटरेचर खूब फ्लोरिश किया है, मेडिसिन खूब फ्लोरिश किया है, इसलिए कनिष्क को कनिष्क द ग्रेट भी कहा जाता है। अगर देखें तो जो चरक के बारे में आप पढ़ते हो तो चरक वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। ये किताब जो लिखते हैं उसका नाम है चरक संहिता। ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हु इज द कंटेम्पररी टू द कनिष्क? आंसर इज चरक। इनके समय कुछ लिटरेरी रोग रहते हैं, जैसे कि नागा अर्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व। अश्वघोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमने बताया कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसकी अध्यक्षता वसुमित्र करेंगे, उपाध्यक्ष अश्वघोष रहेंगे। अश्वघोष कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेजेंट डे पटना और उस समय के पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं। तो अश्वघोष बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हम लोग को अश्वघोष के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो हैं इनकी 3 कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है बुद्धचरित। बुद्धचरित किस भाषा में है? संस्कृत में है। बिहार के हैं, पटना के रहने वाले हैं, तो खूब पूछा जा सकता है। दूसरी इनकी कृति है सौंदर नंदा। इनकी जो तीसरा किताब है वो है सरीपुत्र। सरीपुत्र प्रकरण। सौंदर नंदा का थीम क्या है? अगर आप सौंदर नंदा का थीम देखें तो इसमें थीम है कि हाउ बुद्धा कन्वर्टेड हिज हाफ ब्रदर नंदा इनटू बुद्धिज्म। ठीक है, अपने हाफ ब्रदर नंदा को कैसे बुद्धिज्म में बदलते हैं। सरीपुत्र प्रकरण के बारे में देखें तो ये एक आदमी है सरीपुत्र, इनको कैसे बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध बदलते हैं उस पर कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अश्वघोष पटना के रहने वाले हैं। ये कृतियाँ आप याद रखिएगा, इस पर फोकस रखिएगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुशांश के समय में आप देखें तो कुशांश का नेगेटिव क्या रहा? कुशांश का नेगेटिव ये रहा कि इनके समय में पहली बार चाइल्ड मैरिज की प्रथा आती है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि पहली बार चाइल्ड मैरिज किस डायनेस्टी में आता है, तो चाइल्ड मैरिज का जो प्रावधान है, जो सिस्टम है, वो कुशांश के समय में आता है। आप वहीं देखें तो जब नॉर्थ में कुशांश रूल कर रहे हैं तो साउथ में कौन रूल कर रहा है? शतवाहंस रूल कर रहे हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर्स देखा होगा तो हमने बताया था कि ब्रह्मैनिकल स्टेट कौन कौन हैं। अगर हमने 3 ब्रह्मैनिकल स्टेट का आपसे जिक्र किया था, पहला जो ब्रह्मैनिकल, द फर्स्ट ब्रह्मैनिकल स्टेट था वो था सुंगाज, दूसरा कनवाज, और तीसरा सतवाहनाज, जिसको आप आंध्राज भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये तीनों ब्राह्मणिकल स्टेट हैं, और जो सतवाहंस जो हैं ये इंटरकास्ट मैरिज को बैन कर देते हैं। ठीक है, दे बैंड द इंटरकास्ट मैरिज एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। हेंस दे आर कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। इनको वर्ना सिस्टम का प्रोटेक्टर माना जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब प्रश्न एक पूछता है कि कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि कनिष्क इतने प्रतापी राजा हुए कि इनका जो रूल है ये चाइना तक एक्सटेंड हुआ, पर जो चाइनीज टेक्स्ट है इस चीज को काउंटर करता है और कहता है कि कनिष्क का जो रूल है वो चाइना तक एक्सटेंड नहीं होता है। अब इस चीज को हम लोगों को डेटा से सब्सटेंशिएट करना होगा। कुछ डेटा कहता है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ये कहता है कि कनिष्क जो है इनको एक प्रिंसेस हान है चाइना की। प्रिंसेस हैन बहुत सुंदर हैं, इनसे कनिष्क को प्रेम हो जाता है और इनको पाने के लिए कनिष्क चाइना पर अटैक करते हैं, पर वहाँ का एक रूलर है पैंचो किंग। पैंचो किंग जो है कनिष्क को हरा देता है, और इस तरह से ये कहा जाता है कि कनिष्क का रूल जो है एक्सटेंड नहीं करता है चाइना में। ये चाइनीज टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से है, पर कुछ इंडियन टेक्स्ट ये कहते हैं कि कनिष्क इतने प्रतापी राजा हैं कि इनका रूल चाइना तक एक्सटेंड किया है। तो ये थोड़ा सा प्रिंसेस वाला था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द एक्सटेंट ऑफ द कुषाण रूल इन बिहार। क्या बिहार में कुषाण एक्सटेंड करते हैं क्या? पर इस पे एक थोड़ा सा डिबेट है। डिबेट इसलिए है कि हमने पहले बताया कि जो कनवा डायनेस्टी हैं, कनवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर है वो है सुशर्मा। सुशर्मा को किल कौन करता है? आंध्राज। आंध्राज कौन है? सतवाहंस, यही उसको किल करते हैं। तो भाई जब नॉर्थ इंडिया में आप पाटलिपुत्र में जो कैपिटल है वहाँ पे आप किल कर रहे हैं सतवाहंस, तो फिर कनिष्क कैसे रूल कर रहे होंगे? फिर कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना होगा कि कनिष्क मतलब कुषाण और सतवाहंस में फाइट हुआ होगा, फिर कुषाण जीत गए होंगे तभी रूल कर पा रहे होंगे। पर एक चीज़ पर सब लोग, सारे हिस्टोरियंस एक चीज़ पर एग्री करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुषाण रूल कर रहे हैं, साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो सतवाहंस रूल कर रहे हैं। तीसरी बात, कुछ चीज़ों पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कहते हैं कि नहीं भाई नॉर्थ इंडिया में तो सतवाहंस ही रूल किए हैं। वो कैसे? अगर एक जगह है बक्सर, बक्सर में चौसा है जहाँ से गंगा इंटर करती है, बक्सर में कुषाण के समय के कॉइन्स मिलते हैं। अगर कुषाण समय के कॉइन्स मिलते हैं इसका मतलब ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि कुषाण उस समय नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, बिहार वाले बेल्ट में कुषाण रूल कर रहे थे। दूसरा चीज़ अगर आप देखें तो चिरांद, चिरांद कहाँ है? छपरा में है। चिरांद वही जगह है जहाँ से पहला नियोलिथिक साइट, पहला नियोलिथिक कल्चर का एविडेंस मिलता है। और चिरांद में आप देखेंगे कि वी फाउंड द होर्ड ऑफ 82 कॉपर क्वाइंस। दिस कॉपर क्वाइंस आर ऑफ विच एरा? दिस कॉपर क्वाइंस आर ऑफ कुषाण एरा। अगर ये कॉपर कॉइन्स आपको चिरांद में मिल रहे हैं, बिहार में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कुषाण का एक्सटेंट बिहार में था, कुषाण बिहार में रूल कर रहे थे। कुछ किताब 82 की जगह 80 लिखेगा, 78 लिखेगा, इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा। होर्ड ऑफ कॉइन्स ऑफ कुषाणा एराज वाज फाउंड फ्रॉम चिरांद। चिरांद में अगर आप और देखें तो एक बहुत ही मोनूमेंटल बिल्डिंग मिलता है, फायर ब्रिक से बना हुआ है, और वो जो है कुषाण के समय का डेट किया गया है। तो इन एविडेंस से ये पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया में कुषाण रूल कर रहा था, बिहार में कुषाण रूल कर रहा था। पर कुछ लोगों का ये हिस्टोरियंस का मानना है कि जब आंध्राज और साउथ, जब सतवाहनाज अगर सुशर्मा को हराए हैं और किल किए हैं तो कुषाण कैसे रूल कर रहा होगा? पर मैक्सिमम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुषाण रूल कर रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द साइट्स give the evidence of the Kushan rule in Bihar, the first one is the Buxar, the second one is the Chirand। ठीक है, अब आगे देखिए, एक हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है कि 57th BC में आप देखेंगे तो 57th BC को हम कहते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत को कौन फॉलो करता है? नेपाल फॉलो करता है। 57 BC में इसमें यह माना जाता है कि किंग विक्रमादित्य जो हैं वो विजय पाते हैं। 78 AD में
इसको हम बोलते हैं शाक संवत। शाक संवत क्या है? इस समय कुषाण का जो कनिष्क रूलर हैं उनका कोरोनेशन होता है। एक और डेट इंपॉर्टेंट है 319 एडी, इसको आप कहते हैं गुप्ता एरा। इस गुप्ता एरा में चंद्रगुप्त वन जो हैं उनके पीरियड का है, तो इसको कहते हैं गुप्त काल, गुप्त एरा। 1192 को कहा जाता है कि मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड। मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड क्यों? इसका एविडेंस इंडिया जो है वो शाक संवत को फॉलो करता है। मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड क्यों? इस समय मोहम्मद गौरी जो है बैटल ऑफ तराइन में जीत जाता है। बैटल ऑफ तराइन को गौरी जीतता है, तो इसलिए 1192 एडी को कहा जाता है कि मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड। मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। अब एक हम लोग इंपॉर्टेंट चीज का बात करेंगे। जब नॉर्थ वेस्ट का हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बताया कि पहले कौन आ रहा है? इंडो ग्रीक, उसके बाद शाक आ रहे हैं, उसके बाद पार्थियंस आ रहे हैं, और उसके बाद कुशांस आ रहे हैं जो कि योची ट्राइब के हैं। ये जो शाक से बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछता है, जो सीरियंस होते हैं। शाक का एक बहुत प्रतापी रूलर हुआ, उस रूलर का नाम है रुद्रमान वन। जो रुद्रमान वन है, इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल, he was instrumental in decline of आंध्राज। कब का ये इनका काल है? 150 एडी का काल है रुद्रमान वन का। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन। कहां पर है? गुजरात में है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये जो है इट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द काव्य स्टाइल, मतलब जो कवि लोग जो नहीं, कविता जो आप लिरिकल फॉर्म में होता है, ये काव्य स्टाइल का पहला इंस्क्रिप्शन है। ध्यान रखिएगा। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। रुद्रमान वन के बारे में है, रुद्रमान वन के बारे में भी जिक्र है। ये रुद्रमान वन जो है साका किंग हैं, साका रूलर हैं। अब एक चीज इसमें यह है कि ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर एविडेंस आपको मौर्य काल का मिलता है। मौर्य काल का एविडेंस क्या मिलता है? ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब मौर्यंस काल में ही सुदर्शन लेक का निर्माण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर है उनका नाम है पुष्यगुप्त। उन्होंने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया। यहां से एक एविडेंस हमें यह मिलता है कि मौर्यन डायनेस्टी वाज एक्सटेंडेड टू द मालवा प्लेट्यू, इट एक्सटेंडेड टू द गुजरात बेल्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सुदर्शन लेक है अशोक के समय का मिलता है। इस सुदर्शन लेक से अशोक, उस इंस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ है कि अशोक ने इस पर कैनाल का निर्माण कराया और दूसरे जगह इरिगेशन और पानी पीने के लिए लोगों तक पानी पहुंचाया। तो इसमें अशोक का भी जिक्र है। तीसरा, सुदर्शन लेक टाइम के पश्चात, ये सब तो बीसी में चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट, मौर्यन बिफोर क्राइस्ट चल रहा है। 150 एडी में जो आप इसमें पाते हैं कि सुदर्शन लेक जो है इसकी स्थिति खराब हो गई, इसको रीस्टोरेशन कराने की जरूरत थी। तो रुद्रमान वन ने इसका रीस्टोरेशन का काम कराया और इसका इंपॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि बिना फोर्स्ड लेबर का कराया। मतलब जो लेबर का इस्तेमाल कराया वो पैसा देकर कराया। जो फोर्स्ड लेबर होता था उसको उस काल में बिस्टीज बोलते थे, गुप्त काल में। जो स्टेट के लिए जब फोर्स्ड लेबर आपको बिना गैर मजूरिया, जो बिना आपको मजदूरी दिए जो काम होता था उसको विस्टीज बोला जाता था, फोर्स्ड लेबर को। इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत एविडेंस देता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। चौथा जो है इसमें गुप्त काल का भी एविडेंस मिलता है। गुप्त काल के रूलर हैं स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त ने भी जब समय के पश्चात, ये तो 150 एडी में हो गया,
गुप्ता पीरियड कब है? 300 से 550 एडी में। फिर सुदर्शन लेक को रिस्टोरेशन का जरूरत पड़ा और स्कंदगुप्त ने फिर उसका रिस्टोरेशन कराया। तो कहने का मतलब है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 4 डायनेस्टी के बारे में हमको आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री देता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखें कि ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द आर्ट ऑफ द गंधरा स्टाइल फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आंसर हो जाएगा कुशांस। क्या है गंधरा स्टाइल और क्या है मथुरा स्टाइल? हमने आपको अभी बताया कि कुशांस के समय, कनिष्क के समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भयंकर रूप से काम हुआ है। इनके समय गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट चला, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट चला, और साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा है? सतवाहंस रूल कर रहे हैं, और सतवाहंस भी आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। इनका आर्ट एंड कल्चर को अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। ठीक है, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर है, ठीक है, आप गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल जो है ना, ये पूरा इंडिजिनियस है, मतलब एकदम लोकल है। गंधारा स्कूल में क्या आप देखते हैं कि ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखें, यहां पर भारत वाला पूरा बेल्ट है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से विदेशी लोग आ रहे हैं, शाक आ रहे हैं, पार्थियंस आ रहे हैं, ये अपने कल्चर को लेके आ रहे होंगे। यहाँ के लोग जो लोकल हैं उनके अलग कल्चर हैं। तो इस बेल्ट में आप देखेंगे कि ये इनके भी कल्चर फ्यूज हो रहे होंगे, हमारे भी कल्चर फ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ पर इंडिजिनियस नहीं मिलता है। यहाँ पर जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें इंडिजिनियस नहीं मिलता है, ये मिक्सचर मिलता है। ये जो स्टाइल होता है ये इंडो ग्रीक है, इंडियन कल्चर भी है, और उधर से ग्रीक वगैरह जो आ रहे हैं, जो सीरियंस आ रहे हैं, वो भी कल्चर है। तो ये कंप्लीट इंडिजिनियस है, कंप्लीट इंडियन होता है, इसमें इंडो ग्रीक मिक्स्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात आप देखें कि ये जो मटेरियल यूज करते हैं, ये ग्रे सिस्ट मटेरियल को यूज करते हैं, पर हमारे यहाँ रेड सैंडस्टोन यूज होता है मथुरा वाला केस में। हम लोग इंडिया, चूंकि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इंडिजिनियस है, लोकल है, तो हम लोग सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं। तो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं ऑर्नामेंटल हैं, इनके स्कल्पचर्स लेस ऑर्नामेंटल हैं। ठीक है, ये सुंदरता पर कम ध्यान देते हैं। इनका आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध को अपोलो नुमा एकदम, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, सॉलिड, और एकदम सॉलिड बॉडी एकदम बना हुआ है भगवान बुद्ध का, एकदम हट्ठा कट्ठा रोबस्ट बॉडी स्ट्रक्चर में है। पर हम लोग के केस में आप देखेंगे कि ऑर्नामेंटल बुद्धा आपको मिलेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध जो है पद्म पानी के साथ हैं। ठीक है, यही है ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर। कोई जो यक्षी है, यक्षिणी है, उसके साथ हैं। पर यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपको स्पिरिचुअल बुद्धा मिलेंगे, हेलेनिस्टिक बुद्धा मिलेंगे, एकदम हट्ठा कट्ठा, जो ग्रीक वगैरह जो होता है एकदम लंबा उम्बा, उस तरह का एकदम स्पिरिचुअल बुद्धा मिलेंगे, हट्ठा कट्ठा बुद्धा मिलेंगे। और आप देखेंगे कि बेसिकली जो ये वाला जो गंधारा स्कूल में प्रीडोमिनेंटली बुद्धिज़्म ही केवल आपको इनके आर्ट एंड कल्चर में दिखेगा। पर हमारे वाले केस में जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देखेंगे, बुद्धिज़्म भी दिखेगा, जैनिज़्म भी दिखेगा, हिंदुइज़्म भी दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा। और यही सुंदरता है इंडियन और इंडिजिनियस कल्चर के लिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बाकी तो नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, चूँकि क्वेश्चन में था इसलिए हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। अब और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बीमा कैडफिशिस के बारे में बताते वक्त हम नहीं बता पाए कि जो पहली बार गोल्ड कॉइन इशू हुआ, देखिए इस पर यूजुअली डिबेट होता है। लोग बोलता है कि इंडो ग्रीक्स ने इशू किया, फलाना किया, गुप्ता किया, ये किया। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा है और बीपीएससी ने माना है कि बीमा कैडफिशिस ने पहली बार गोल्ड कॉइन को इशू किया। अब सारा डिबेट खत्म हो गया, हम लोग मान लेंगे कि बीमा कैडफिशिस ने पहली बार गोल्ड कॉइन को इशू किया। दूसरी बात, गुप्त काल में आप देखेंगे कि गुप्त काल में भी गोल्ड कॉइन इशू हुए हैं इन लार्ज नंबर, पर पहली बार बीमा कैडफिशिस ने इशू किया।
गुप्त काल में भी गोल्ड कॉइन्स भरपूर मात्रा में खूब इशू हुए हैं, पर जो बीमा कैडिफेसिस वाला जो गोल्ड कॉइन था, कुशांस के गोल्ड कॉइन को अगर आप देखें तो ये ज़्यादा प्योर था। गुप्त काल में उसकी प्योरिटी कम थी। मतलब अगर मानते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड होगा तो ये 18 कैरेट गोल्ड होगा। क्यों? देखो, लॉजिक समझना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप गुप्त काल को देखें तो गुप्त काल में तो कुछ भी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं है। मतलब नॉर्थ इंडिया में भी गुप्त रूल कर रहे हैं, साउथ इंडिया में भी गुप्त रूल कर रहे हैं। पर कुशांस के केस में क्या है, नॉर्थ इंडिया में कुशान रूल कर रहे हैं, साउथ इंडिया में सतवाहंस रूल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कुशांस कम एरिया में रूल कर रहे थे और इनका ट्रेड बहुत अच्छा था। तो जब आप कम एरिया में रूल करते हैं, जब अगर घर में कम बच्चे हैं, अगर एक पिताजी को 10,000 रुपया महीना मिल रहा है और घर में एक बच्चा है, उसी पिताजी को 10,000 रुपया मिल रहा है और घर में 3 बच्चा है, किस बच्चे का लालन पालन अच्छा होगा? ऑब्वियसली इस बच्चे का लालन पालन अच्छा होगा। उसी तरह से आप देखें कि कुशांस के केस में केवल नॉर्थ इंडिया पार्ट है और ट्रेड बहुत भरपूर हो रहा है। गुप्त काल में नॉर्थ इंडिया भी है, साउथ इंडिया भी है और ट्रेड थोड़ा डिक्लाइन किया है। क्यों डिक्लाइन किया वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो गुप्त भी इशू करते हैं गोल्ड कॉइन को, पर इनकी प्यूरिटी कम होती है क्योंकि इनका एक्सटेंट ज़्यादा होता है। कुशांस की प्यूरिटी गोल्ड कॉइन की ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इनका एक्सटेंट कम है और ट्रेड बहुत अच्छा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पहली बार गोल्ड कॉइन बीमा कैडिफेसिस इशू करते हैं, पर लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कहा जाए तो गुप्त काल में इशू होता है। लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब संख्या के दृष्टिकोण से हम बोले, क्योंकि इनका एरिया ज़्यादा है, साम्राज्य विस्तार ज़्यादा है। पर पहला गोल्ड कॉइन बीमा कैडिफेसिस इशू करता है। नाउ लेट अस अटेम्प्ट द क्वेश्चन। Who among the following first issued the gold coin on a large scale? The answer is बीमा कैडिफेसिस, no debate। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर है बीमा कैडिफेसिस। अगर देखो बीमा कैडिफेसिस है ना, तो ये सब गुप्ता उपता के बारे में सोचना ही नहीं है। बीपीएससी इसको मान चुका है, खत्म हो गया। हम लोग के लिए उससे ज़्यादा मतलब नहीं कि कौन किताब क्या कहता है। बीपीएससी मान लिया, खत्म है हमारे लिए। तो व्यापक भी रहे, बीमा कैडिफेसिस मारिए। पहली बार बीमा कैडिफेसिस मारिए, ठीक है। अब बाकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हम दे पाए। सच्चाई तो यही है कि व्यापक तौर पर गुप्ता के समय होता है क्योंकि उनका एरिया ऑफ एक्सटेंट ज़्यादा होता है, भले प्यूरिटी कम होता है। पर ये सब लॉजिक अपने पास रखिए, जो बीपीएससी माना है, जो बीपीएससी बोले वही सही, ठीक है। हम लोग को नंबर लाना है। तो यही प्रश्न है। अगला बार हम लोग गुप्त काल को लेंगे और फिर वहाँ से मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।